नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं अभागन बीनू की दर्द भरी कहानी का तीसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला और दूसरा भाग नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से इस कहानी का पहला और दूसरा भाग सुन सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा भाग शुरू करते हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। ओह, विनीता के दिल को एक और धक्का लगा, आंखों में आंसू आ गए। राम प्रसाद उसके चेहरे पर आते जाते भाव पढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा है। बबलू का भविष्य विनीता को टूट जाने पर मजबूर कर देगा और विनीता बिना तनख्वाह के दासी के रूप में जीवन भर उनके परिवार की सेवा करती रहेगी। विनीता उनके कमरे से निकल करके अपने कमरे में चली आई। 5,000 रुपया हो तो उसका मकान खाली हो सकता है। उसे लगा कि एक मक्कार व्यक्ति के चक्कर में आकर के वह अपना घर भी खो बैठी है। पिताजी अपने पार्टनर को कभी पहचान ही नहीं सके थे, वह भी नहीं पहचान पाई। वह सारी रात रोती रही। उसके सामने असलियत आ गई थी और फिर उसके चारों ओर अंधेरा फैल गया था। उसे अपने भीतर के विद्रोह को कुचल देना पड़ा। एक शैतान का वह बिगाड़ भी क्या सकती है सिवाय धीरज रखने के। उसके पास कोई उपाय भी क्या है? तो क्या वह उस परिवार से समझौता करेगी? क्या वह सचमुच हमेशा हमेशा के लिए उस घर में नौकरानी बन करके रह जाएगी? क्या ऐसे लोगों के बीच बबलू का भविष्य बन सकेगा? नहीं, उसकी आत्मा ने कहा शैतान की दास्तां को स्वीकार करना ठीक नहीं होगा। बबलू के लिए उसे अपने कदमों पर खड़ा होना पड़ेगा। इस जाल को तोड़ करके उसे बाहर आना पड़ेगा। लेकिन वह जाएगी कहाँ? अब तो उसके रहने का भी ठिकाना छीन चुका है। भीतर ही भीतर विनीता परेशान रहने लगी और एक रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी वह बेचैनी के साथ अपने कमरे में टहलने लगी। मन में ना चैन था ना चित्त में शांति थी। उसे रसोई घर में कुछ खटपट सुनाई दी तो उसका ध्यान उसी ओर चला गया। जाने क्या सोचती हुई वह कमरे से बाहर चली आई। अंधेरे में एक परछाई को उसने रसोई से निकलते देखा। रसोई की बत्ती बुझ चुकी थी, इसलिए वह देख ना सकी वह कौन है। राम प्रसाद का कमरा खुला हुआ था। दरवाजे से रोशनी बाहर आ रही थी। जब छाया दरवाजे से भीतर घुसी तो विनीता ने छाया को पहचान लिया। भारी भरकम देह वाली राम प्रसाद की पत्नी थी। उनके दोनों हाथों में चाय का एक एक प्याला था। इतनी रात को चाय बनाने का मतलब उसकी समझ में नहीं आया। वह कुछ पल तक ठिठकी खड़ी रही वहां। उसके कानों में कुछ बातें तो पड़ी लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। फिर राम प्रसाद के खिलखिलाहट और हंसने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसके कदम पीछे मुड़ने के बजाय आगे बढ़ गए। वह दरवाजे से कुछ इधर ही पीठ टिका करके खड़ी हो गई। जाने क्यों उन दोनों की बातें सुनने के लिए वह व्यग्र हो उठी थी। पूरे घर में सन्नाटा था, फिर उस कमरे में रोशनी और हलचल क्यों? इतनी रात को कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है? तुम्हारा भी जवाब नहीं है प्राणनाथ। विनीता के पर इस तरह कतर दिए हैं कि अब वह चाहे भी तो उड़ नहीं सकती है। बेटे का मोह किस माँ को नहीं होता है? बेचारी इस घर की गुलामी ही करती रहेगी। मेरे मोहन भैया को तुमने अच्छा किराएदार बना दिया, विनीता के घर में बसा दिया, किराए की रसीदें भी दिलवा दी। कानून के मुताबिक सिवा किराए लेने के विनीता तो उस घर में घुस भी नहीं सकती। फिर जाएगी कहाँ? अपने बेटे को लेकर के कहाँ मारी मारी फिरेगी? ऐसी बात नहीं है पद्मा की माँ, मुझे तो उसके चेहरे पर विद्रोह के लक्षण नजर आए हैं। अभी उसे टूटने में वक्त लगेगा। तुम ठहरी औरत, जा, दूर तक नहीं सोचती हो। मैं उससे गुलामी ही नहीं कराना चाहता हूँ, उसका किस्सा ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। ना तो रहेगी
रहेगी बांस और ना ही बजेगी बांस। राम प्रसाद अपनी कुटिल मुस्कान के साथ चाय पीने लगे। उनकी पत्नी ने चौंक करके हाथ का प्याला एक ओर रख दिया और पति के बिल्कुल पास आकर के बोली, क्या कहते हो जी, तुम यह किस्सा खत्म करने का क्या मतलब हुआ तुम्हारा? नहीं समझी तुम? देखो विनीता कोई अनपढ़ गंवार नहीं है। मेरे ख्याल से उसने हमारा इरादा भांप लिया है। वह बड़ी ही मेहनत करेगी तो उसका बच्चा भी पढ़ लिख जाएगा। वह बड़ा होगा, बड़ा होकर के पता नहीं क्या बनेगा। उस दशा में जो जालसाजी हमने कर रखी है वह खुल जाएगी। प्रेस भी हाथ से जा सकता है और मकान भी। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्या कहते हो तुम? इतना भयंकर अपराध करोगे? अकलमंद आदमी कभी कोई अपराध नहीं करता पद्मा की माँ। आदमी जब गुड़ देने से मरता हो तो बंदूक उठाने की क्या जरूरत है? तुम तो जानते हो मेरा शरीर ही नहीं मेरी अकल भी मोटी है। बात को जरा समझा करके बताओ ना। अच्छा तो सुनो पद्मा की माँ, हमें करना क्या है? हम विनीता को ज्यादा समय तक सहारा नहीं देंगे। नौकरों वाले क्वार्टर में उसका सामान पहले ही रख दिया गया है। उसे कमरे से निकाल करके उसी क्वार्टर में पहुंचा देंगे। तुम कर्कशा कंकाला नारी का अवतार बन जाना। सुबह शाम किसी बहाने उसे और उसके बेटे को कोसती रहना। अपने बच्चों को समझा देना कि बबलू को छत पर ले जा करके खेल खेल में ही ऐसा धक्का। बाप रे, धीरे बोल, धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं। हम तो उसको छठी का दूध तक याद दिला देंगे। वह घबरा करके यहाँ से चली जाएगी। फिर भी नहीं गई तो आए दिन उस पर चोरी का इल्जाम लगा करके जलील करते रहेंगे। सीधी तरह नहीं गई तो धक्के दे करके बाहर कर देंगे। चोरी करने वाली नौकरानी का कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है? क्या समझी? एक अजीब सी हंसी राम प्रसाद के ओंठों पर थिरकने लगी। विनीता ने अपने कानों से सब कुछ सुना। उसके कान ही नहीं आत्मा तक जल उठी। सारी देह शून्य पड़ गई। उसे लगा जैसे बहुत जोर का भूचाल आ गया है। इमारत अपनी जगह पर ही लड़खड़ा रही है। छत की ईंटें खिसक रही हैं और एक के बाद एक उसके सिर पर गिरती जा रही हैं। इतनी बुरी हालत में विनीता किस तरह अपने आप को संभाल पाई, यह वर्णन करना आसान नहीं है। उसके लिए एक एक कदम चलना मुश्किल था। किसी तरह वह अपने कमरे तक पहुंची और सोते हुए बबलू को उठा करके उसने अपनी छाती से भींच लिया। मम्मी, बबलू नींद में बड़बड़ाया। विनीता तो जैसे हांफने लगी थी। दिल में धड़ धड़ हथौड़े चल रहे थे। इंसान के बेस में उसे इस तरह के शैतान की कल्पना नहीं की थी विनीता ने। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी राक्षस ने उसे बुरी तरह झकझोर करके फेंक दिया हो और वह किसी गहरे अंधेरे कुएं में लुढ़कती चली जा रही हो। एक लंबी सी हाय उसके ओंठों से निकल गई। कितने बड़े षड्यंत्र का शिकार हो गई है वह। उसके बबलू का जीवन खतरे में पड़ गया है। वह क्या करेगी? अपने बच्चे को इन खूनी शैतानों से किस तरह से बचा पाएगी? सोचते सोचते एक ख्याल उसके जेहन में साकार हो गया। बबलू छत पर सब बच्चों के साथ खेल रहा है। खेलते खेलते वह मुंडेर के किनारे पहुंच गया। दबे पांव पद्मा भी उसके पीछे पहुंच गई। बबलू को एक धक्का लगा और वह मुंडेर के दूसरी छोर पर उछल गया। एक चीख विनीता के मुंह से निकलते निकलते रह गई। बबलू को उसने इतनी जोर से भींच लिया कि वह नींद में ही चीख पड़ा, मम्मी क्या हुआ मेरे बेटे, क्या हुआ तुझे? विनीता उसके चेहरे को बेतहाशा चूमती रही। उसे धीरज मिला कि बबलू अभी तक सही सलामत है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। बबलू बड़बड़ाया, माँ के उमड़ते प्यार को देखता रहा। विनीता ने धीरे से उसे लिटा दिया और खुद भी उसके पास लेट गई। धीरे से अपनी आंखें बंद करके बबलू की देह को थपथपाने लगी। हल्की सी एक झपकी, पता नहीं उसे कैसी बेचैनी के बीच कब आ गई। उसी झपकी में उसने एक भयानक सपना देखा। चाची को सोने का नेकलेस चोरी हो गया था। घर के सभी लोग विनीता की ओर संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। सबसे पूछताछ की गई
कोई पता नहीं चला। तब पुलिस बुला ली गई। पुलिस ने उसके क्वार्टर की तलाशी ली जिसमें विनीता का सामान रखा था। एक बर्तन के भीतर से आखिर वह हार बरामद हो गया। इस बीच मोहल्ले के लोगों की भारी भीड़ पुलिस को वहां देख करके एकत्र हो गई थी। सभी विनीता की निंदा कर रहे थे। ऐसी औरत को क्षमा नहीं करना चाहिए, उसे तो जेल भेज देना चाहिए। चाची छाती पीट पीट करके रो रही थी और कह रही थी, हाय राम, कैसा बुरा जमाना आ गया है। आजकल तो किसी पर दया करके सहारा देना भी ठीक नहीं होता है। नागिन को चाहे जितना भी दूध पिलाओ, उसे बिना डसे नहीं मानती है। इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो दरोगा जी, तभी इसके दिमाग ठिकाने आएंगे। इसे छोड़ दिया गया तो पता नहीं कहां कहां चोरी करेगी। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली और विनीता को घूरता हुआ आगे बढ़ा। नहीं, विनीता ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके चीखना चाहा। चीख उसके गले में ही घुट गई। मारे घबराहट के उसकी आंखें खुल गई। कमरे के साधारण प्रकाश में उसे नया जीवन मिला। उसकी सांसें अस्वाभाविक थी और छाती जोर जोर से धड़क रही थी। वह पसीने पसीने हो गई थी। कई पल तक वह अपने चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ करके देखती रही। उसे लगा कि अब एक पल के लिए भी उसे वहां रुकना नहीं चाहिए, अन्यथा जो सपना उसने देखा है वह सच हो करके रह जाएगा। बबलू का जीवन नष्ट हो जाएगा और वह जेल की चार दीवारी में कैद हो जाएगी। निर्बल की मदद कोई नहीं करता है और बलवान का साथ सभी देते हैं। उसकी दशा बहुत ही खराब थी। अपनी काली किस्मत पर उससे रोते भी नहीं बन रहा था। सुबह अपने अपने कमरे में सभी चाय का इंतजार कर रहे थे। इस समय तक विनीता सबको बिस्तर पर ही चाय पहुंचा देती थी। कुछ और इंतजार के बाद भी विनीता नहीं आई तो उसे आवाज दी गई। इस पर भी कोई उत्तर नहीं मिला तो माँ ने अपनी बेटी को आवाज दी, अरे पद्मा, जरा देख तो विनीता को क्या हो गया है। रानी जी अब तक हाथ पांव फैला करके सो रही हैं क्या? अच्छा माँ, देखती हूँ। पद्मा की आवाज आई। थोड़ी देर बाद पद्मा कुछ तेज चाल से माँ के कमरे में आ गई। पद्मा के आने का ढंग कुछ ऐसा था कि राम प्रसाद भी हड़बड़ा गए। उठ करके बैठते हुए बोले, क्या हुआ? विनीता अपने कमरे में नहीं है पापा। क्या? कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, पद्मा ने कहा, और दरवाजे की सांकल में लटका हुआ यह कागज लगा था। सांकल बाहर से बंद थी। मैंने कागज निकाल लिया। कमरे को खोल करके भी देखा, ना वहाँ विनीता थी ना बबलू। देख तो जरा इस कागज में क्या लिखा है। पद्मा ने लिखा हुआ कागज खोल करके देखा, फिर बोली, आपके नाम चिट्ठी है। वह तो मैं समझ गया, तू पढ़ तो जरा इसमें क्या लिखा हुआ है। पद्मा पढ़ने लगी। आदरणीय चाचा जी व चाची जी, सादर प्रणाम। जवाब नहीं है आपकी अकल का। ऐसी बुद्धिमानी दिखाई कि सचमुच ही मेरे पर कतर गए। बेटी बना करके नौकरानी के दर्जे तक पहुंचा दिया। पार्टनर से प्रेस के मालिक बन गए और अपने साले के कब्जे में मेरा मकान दिला करके तो मेरी जड़ ही काट दी और दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया गया। लोग कहते हैं कि भगवान और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब यह बात मुझे तो बिल्कुल विश्वसनीय नहीं लगती। भगवान और कानून दोनों पर से विश्वास उठ गया है। बदकिस्मती से रात को आप दोनों की बातचीत सुनने का अवसर मुझे मिल गया था और मेरी आंखें खुल गई थी। मैं नहीं चाहती कि इस बुढ़ापे में आपको और अपराध पर अपराध करने पड़े। मेरे मासूम बच्चे को छत से धक्का देना पड़े, मुझ पर चोरी के झूठे आरोप लगा करके अपमानित करना पड़े, आपको किसी नए जाल के ताने बाने बुनने पड़े। मैं इससे पहले ही हट जाना चाहती हूँ। बिना किसी विरोध के जहर का कड़वा घूंट पी करके आपके रास्ते से हटी जा रही हूँ। जानती हूँ कि आप मुझे या मेरे बच्चे को तलाश करने की जहमत गंवारा नहीं करेंगे और शायद वही होगा जिसकी सहज कल्पना आपने की है। जमाने से लड़ना और परिस्थितियों का मुकाबला करना कुछ आसान तो नहीं है। मैं थक करके टूट जाऊंगी और शायद मुझे आत्महत्या कर लेनी पड़े। मरना कोई नहीं चाहता है, मैं जीना चाहती हूँ, पर इस दुनिया में अकेली औरत का जीना कितना मुश्किल काम है। क्यों लोग उसे चैन नहीं लेने देते?
कदम कदम पर लुटेरे, ठगों और चोरों से मुलाकात हो जाती है। देवता की तरह नजर आने वाले लोग राक्षस साबित होते हैं। सोचती हूँ आपका रास्ता साफ कर देने में ही मेरी भलाई है। बबलू के लिए एक बार जीने की कोशिश जरूर करूंगी। मैं अब अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी किस्मत में खुशी की एक भी रेखा नहीं है। शायद बबलू के भाग्य में ही कुछ हो जाए। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, मैं आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बिना इजाजत लिए ही घर छोड़ करके जा रही हूँ, इसके लिए आप सब मुझे क्षमा कर देना। अभागी विनीता। पद्मा ने पत्र समाप्त कर दिया और चकरा करके अपने पापा की ओर देखा। रामप्रसाद के चेहरे पर खुशी चमक रही थी। एक जोरदार ठहाका लगाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा और बोले, अगर ऊपर वाला मेहरबान हो तो क्या कुछ नहीं हो जाता। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगली सुबह अब मुझसे और नहीं चला जाता मम्मी, मेरे पाँव टूट रहे हैं, थकी हुई आवाज में बबलू ने कहा। भोर से पहले ही विनीता ने घर छोड़ दिया था और बबलू को लेकर के चल पड़ी थी। उसके सामने कोई मंजिल नहीं थी। वह नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, उसे कहाँ पनाह मिल सकती है। घर छोड़ते समय उसके और बबलू के तन पर सिर्फ कपड़े थे, ना तन पर कोई गहना था और ना पास में पैसे थे। अपना सब कुछ छोड़ करके चल पड़ी थी वह। जहां उसके आत्मसम्मान की मौत और बबलू के जीवन को खतरा हो, वहां वह ठहर भी कैसे सकती है। ऐसे लोगों से तो वह जितनी दूर चली जाए उतना ही उसके लिए अच्छा है। शैतान पता नहीं कब कौन सी चाल चल दे और वह उस चाल में कुछ इस तरह फंस जाए कि फिर निकल ही ना सके। यही कारण उसे चलने पर मजबूर कर रहा था। धूप बढ़ती जा रही थी, वह खुद भी चलते चलते थक गई थी। फिर बबलू तो अभी बच्चा, वह माँ का साथ कहाँ तक दे सकता था। पेट भी बिल्कुल खाली था। सुबह की चाय भी उसे नसीब नहीं हुई थी। खाली पेट में पटरी की पाइप का पानी भी तीर के समान लगा था। जब बबलू ने चलने से इनकार किया तो विनीता को भी सोचना पड़ा। बबलू को गोद में उठा करके चलना भी उसके बस की बात नहीं थी। उसने इधर उधर देखा। सामने एक बड़ा सा गेट था और भीतर काफी बड़ा मैदान था। कुछ पुराने टेबल थे और उनके नीचे बेंच पड़ी थी। जमीन पर हरी घास बिछी हुई थी। क्यों ना वह थोड़ी देर किसी बेंच पर बैठ करके सुस्ता ले। बबलू का हाथ थामे वह आगे बढ़ गई। गेट के भीतर जाकर के एक पेड़ की छांव तले पड़ी बेंच पर बैठ गई और अपने पास ही उसने बबलू को बिठा लिया। मम्मी, बबलू बोला, मैं बहुत थक गया हूँ। मम्मी, यह सुबह सुबह कहाँ चल रही हो? बड़ी जोर की भूख लग रही है मम्मी। उसी समय भीतर की बिल्डिंग के घड़ियाल ने 10 बजने की सूचना दी। उसने मुड़ करके बिल्डिंग की ओर देखा तो उसे लगा कि वह किसी बड़े अस्पताल के कंपाउंड में बैठी है। उसके सामने समस्या खड़ी हो गई। वह इधर उधर की बातों में आखिर बबलू का मन कैसे बहला सकती थी। बच्चे का ध्यान पेट की भूख से कब तक हटा सकती थी। बबलू ने पुनः कहा, घर चलो मम्मी, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। हम लोग अब उस घर में कभी नहीं जाएंगे बेटे। क्यों मम्मी? वे लोग अच्छे आदमी नहीं हैं बेटे। वे लोग अच्छे आदमी क्यों नहीं है मम्मी? चुप कर, विनीता ने उसे डांटा। अब तुझे हर बात समझाई नहीं जा सकती। बस यह समझ ले कि हम लोग उस घर में नहीं जाएंगे। उस घर में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आसमान के नीचे कहीं भी रह लेंगे। फिर मम्मा, हमें खाना कौन देगा? भगवान देंगे बेटे। तो फिर भगवान के पास चलो मम्मी, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। ऐसा नहीं कहते बेटा। विनीता ने उसे अपने करीब कर लिया। वह सोचने लगी कि अब क्या करे। वह तो किसी तरह भूख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बबलू को तो भूखा नहीं रख सकता। उपाय तो करना ही होगा। किसी के आगे हाथ भी तो नहीं फैला सकती वह। क्या भीख मांगने से उसका आत्मसम्मान सुरक्षित रह जाएगा? अगर वह मजदूरी भी करना चाहे तो बबलू को कहाँ छोड़ सकती है? मजदूरी भी उसे मिलेगी कहाँ? मम्मी, तुम सुनती क्यों नहीं? बड़ी जोर की भूख लगी है। विनीता मन ही मन पछताने लगी कि अगर उस घर से उसने अपने बर्तन ही ले लिए होते
तो उन्हें बेचने पर कुछ दिन काम चल जाता। उस घर में वापस लौट करके जाने का उसका मन नहीं था और बबलू भूख भूख रट रहा था। थोड़ी देर बैठ लेने से थकान कुछ कम हो गई थी। घबरा मत बेटे, अभी तेरे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ, कहकर मेरे साथ चल। वह बबलू को लेकर के इधर उधर टहलने लगी। टहलते टहलते ही सोचने लगी कि थोड़ी देर बाद बबलू भूख से बेहाल होने लगेगा। इस समय तो एक सूखी रोटी ही मिल जाए तो उसका काम चल सकता है। मम्मी मम्मी कहता हुआ बबलू अचानक एक ओर भागा। उसे घास पर पड़ा हुआ एक सेब नजर आया। दौड़ करके वह उस सेब को उठा लिया। विनीता ने झपट करके उसके हाथ से सेब छीन लिया। वह किसी का आधा खाया सेब था, उस पर दांतों के निशान थे। विनीता ने उसे बड़ी तेजी से एक ओर फेंक दिया और बोली, किसी की जूठी चीज नहीं खाते बेटा, खाने की कोई वस्तु जमीन से नहीं उठाते हैं। लेकिन मम्मी मुझे तो बड़ी जोर से। इसके आगे विनीता सुन नहीं सकी क्योंकि उसका ध्यान बरामदे पर टंगे एक बोर्ड पर चला गया था। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था ब्लड बैंक। उस बोर्ड को पढ़ते ही वह चौंक पड़ी। एक ख्याल बड़ी तेजी से उसके दिमाग में आया। अब वह अपने बेटे का पेट भर सकती है, आई हुई मुसीबत थोड़े समय तक टाल सकती है। वह चाहे तो अपने बेटे की भूख मिटाने के लिए अपनी रंगों में दौड़ता हुआ खून बेच सकती है। उसे मालूम था कि आदमी का खून खरीदा जाता है, वह भी अपना खून बेच करके बबलू का पेट भरेगी। आओ बेटे, कहती हुई विनीता ब्लड बैंक के ऑफिस में दाखिल हो गई। अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति जो उसकी अच्छी वेशभूषा में बैठा था, कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मेज पर कुछ झुका हुआ फाइल में लिख रहा था। नमस्ते करो बेटा, विनीता ने कहा। मेज के सामने खड़े होकर के बबलू बोला, नमस्ते जी। नमस्ते कहते हुए उस व्यक्ति ने सिर उठाया। विनीता ने भी अपने हाथ जोड़ दिए और अंग्रेजी में बोली, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरा बेटा भूखा है, मैं अपना खून बेचना चाहती हूँ। जितना भी खून लिया जा सकता है ले लीजिए और मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। ओह, वह अधेड़ व्यक्ति कई पल तक विनीता को देखता रहा, फिर बोला, आप तो पढ़ी लिखी हैं, बच्चे की भूख मिटाने के लिए कोई और काम कर सकती हैं, तो क्या आप मेरा खून नहीं ले सकते? क्योंकि इस समय तो मेरे पास कोई काम नहीं है और मेरा बच्चा भूखा है। देखिए, मुझे पहले आपका खून टेस्ट करना होगा। जरूर कीजिए, मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। विनीता का खून टेस्ट किया गया तो वह पूर्णतः स्वस्थ पाया गया। उसे एक कमरे में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटी तो उसे एक बाह में चुभन और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। थकान बहुत बढ़ गई थी और वह कुछ मुश्किल से ऑफिस तक आई थी, किंतु उसके चेहरे पर संतोष था। वह एक कुर्सी पर धीरे से बैठ गई। उसने देखा बबलू बड़े आराम से टोस्ट खा रहा था। वह समझ गई कि उस अधेड़ व्यक्ति को उससे हमदर्दी उत्पन्न हो गई। इसी कारण उसने बबलू के लिए टोस्ट मंगवा दिए थे। एक फार्म और रसीद पर हस्ताक्षर लेने के बाद उस व्यक्ति ने दराज से 100 रुपए के 2 नोट निकाले और विनीता की ओर बढ़ा दिए। विनीता ने धन्यवाद कह करके वे नोट ले लिए और बोली, कभी आवश्यकता हुई तो आपको फिर कष्ट दूंगी। भगवान ना करे आपको कभी ऐसी आवश्यकता पड़े कि ममता के लिए खून बेचना पड़े। अगर आप फिर कभी आए तो उसके पीछे मानवता की भावना हो और खून बेचने के बजाय आप उसे दान करें। इतना कह करके उसने एक बंद लिफाफा विनीता की ओर बढ़ाया और बोला, इस लिफाफे में एक पत्र है, ऊपर जो पता लिखा है आप किसी समय वहां चली जाइए, आपको काम जरूर मिल जाएगा। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। उठ करके विनीता ने बबलू से कहा, चलो बेटा। उसी व्यक्ति ने सलाह दी, थोड़ी देर के लिए अभी आपको आराम करना चाहिए, अधिक चलने का प्रयत्न ना करें। जी अच्छा। विनीता ने अपने हाथ जोड़ दिए। बबलू ने भी वही किया और दोनों
ऑफिस के बाहर आ गए। विनीता ने एक फल की दुकान से थोड़े से फल खरीदे और उसी बेंच पर वापस आकर के बैठ गई। ओ औरत, तुम किधर जाता है? अरे अमपठान का बच्चा इधर झक मारने को खड़ा है क्या? एक कड़कदार आवाज विनीता के कानों से टकराई तो वह ठिठक गई। हड़बड़ा करके उसने लंबे चौड़े पठान की तरफ देखा जिसके हाथ में एक लंबा सा डंडा था। ओ कौन है तू? किधर जाता है? मैं ओ तुम? ओए तुम घबराता क्यों है? बोलता क्यों नहीं? कौन है तुम? तुम्हारी बहन हूँ पठान भाई मैं। तुम हमको भाई बोला? ओए हमारा बहन तो मुल्क में है, तुम इधर किधर जा रहा है? भाई क्या रिश्ते जन्म के होते हैं? मैंने तुम्हें भाई मान लिया तो मैं तुम्हारी बहन हो गई। शाबाश शाबाश, तो तुम हमको अपना भाई बना लिया। अरे छोकरा, तुम्हारे साथ कौन है? ये हमारा बेटा है पठान भाई, तुम्हारा भांजा। तुमको मामा कहेगा और तुम हमको मामा बोलेगा। मामा जी नमस्ते। बबलू ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। बबलू की बात पर पठान बड़ी जोर से ठहाका लगा करके हंसा, फिर हंसते हुए बोला, ये तो वाकई हमको मामा बोलने लगा। ओए बांजे, तेरा नाम क्या है? बबलू। हाथ का डंडा गेट से टिका करके उसने बबलू को अपनी बाहों पर उठा लिया। फिर बोला, चश्मे बद्दूर बहुत खूबसूरत बच्चा है, खुदा पाक रसूल तुमको बुरी नजर से बचाए। बेटे हमको एक पुच्ची देगा? जाने क्या सूझा बबलू को कि उसने पठान की दाढ़ी चूम ली। उसकी इस हरकत पर पठान ने फिर बड़ी जोर का ठहाका लगाया और बोली बहन, तुम इस पठान भाई से क्या मांगता है? ये पठान जो है राय साहब के यहाँ गेटमैन का काम करता है। मैं राय साहब से मिलना चाहती हूँ, विनीता ने कहा। उनके लिए एक चिट्ठी लाई हूँ। किस वास्ते? नौकरी के लिए पठान भाई, विनीता ने कहा। नौकरी? तुम नौकरी करेगा? पर इधर कुछ सोच में पठान पड़ गया, फिर बोला, समझ गया, तुम बिंदु बीबी के वास्ते। पर तुम पढ़ा लिखा है? मैं BA पास हूँ पठान भाई, विनीता बोली। यह बिंदु बीबी कौन है? अरे हमारे राय साहब का औलाद, लाखों की दौलत का वारिस, बहुत खूबसूरत। उसके आगे गुलाब का फूल भी फीका है, पर कुदरत की मार खूब बड़ा आंखें, पर उसमें रोशनी नहीं। खुदा पाक रसूल ने उसके साथ बड़ा जुल्म किया। उसी की देख रेख के वास्ते आओ बहन, हम तुमको अभी मालिक से मिलवाता है। एक सजे सजाए ड्राइंग रूम में राय साहब बैठे हुए थे। कमरे की फर्श पर एक सुंदर और मूल्यवान कालीन बिछा था। सोफे पड़े हुए थे। किसी के आने की आहट पाकर के राय साहब ने अपनी नजरें उठाई और सुनहरे फ्रेम के चश्मे के पीछे से देख करके बोले, क्या है पठान? एक औरत आया है हुजूर, नौकरी मांगता है, पढ़ा लिखा है। सरकार किसी की चिट्ठी लाया है। कहाँ है? राय साहब के कहते ही पठान एक ओर हट गया। सिर झुकाए हुए विनीता आगे बढ़ी। उसे सिर से पांव तक देखने के बाद राय साहब बोले, क्या नाम है तुम्हारा? बीनू जी। विनीता नाम है मेरा। अपना संक्षिप्त नाम बताया। तुम्हारा नाम बीनू है और मेरी बेटी का नाम बिंदु है। मुझे बिंदु की देखभाल के लिए एक पढ़ी लिखी नौकरानी चाहिए जो उसकी सहेज संभाल कर सके। तुम किसकी चिट्ठी लाई हो? विनीता ने पहले से ही ब्लाउज से लिफाफा निकाल लिया था, उसे राय साहब की ओर बढ़ा दिया। उसने राय साहब ने वह खत पढ़ा और बोले, सिन्हा ने तुम्हारी काफी सिफारिश की है। इस पत्र में एक घटना का भी जिक्र है कि बेटे की भूख के लिए तुम्हें अपना खून तक बेचना पड़ा। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। क्यों सर? यह नौकरी मुझे क्यों नहीं मिल सकती है? तुम पढ़ी लिखी जरूर हो, लेकिन बदकिस्मती से विधवा हो। विधवा होना कोई पाप है सर क्या? यह तो किस्मत की लिखी हुई बात है जिस पर किसी का बस नहीं चलता है। बात को गलत ढंग से समझने की कोशिश मत करो। मैं कहना चाहता था कि एक विधवा की मांग और कलाइयों की सूनी नहीं होती, उसका जीवन भी सूना होता है। खुशियों में उसका किसी तरह का कोई वास्ता नहीं रह जाता है। ऐसी हालत में वह किसी और को कैसे खुश रख सकती है? मुझे बिंदु के लिए नौकरानी नहीं, एक ऐसी सखी चाहिए जो उसका मन बहला सके, अपनी बातों और व्यवहार
उसके ओंठों को मुस्कुराने पर मजबूर कर सके, हर समय बिंदु को हंसाती रहे ताकि वह अपने अंधेपन के दुख को भूली रहे। तो आप मुझे मौका दीजिए सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी, बिंदु ने कहा। संभव है कि तुम अपनी मनोदशा पर काबू पा लो, लेकिन तुम्हारा अपना एक बच्चा भी है, उसकी देखभाल, वह छोटा नहीं है सर, 5 वर्ष का है, मैं उसे स्कूल में डाल सकती हूँ। विनीता ने बबलू को आवाज दी। बबलू भीतर आ गया और आने के साथ ही उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। जीते रहो बेटे, राय साहब ने कहा। तो फिर तुम्हारी तनख्वाह के बारे में सोचना होगा। नहीं राय साहब, मैं कोई तनख्वाह नहीं लूंगी, आप मेरे पिता के समान हैं। एक बहन अपनी बहन की सेवा का कोई मूल्य नहीं ले सकती। ओह, राय साहब ने कहा। तो फिर आओ, मैं तुम्हें अपनी बेटी बिंदु से मिलाऊं। पठान बाहर की ओर चल दिया। विनीता बबलू के साथ भीतर की ओर चल पड़ी, राय साहब के पीछे। राय साहब की कोठी में रहते हुए विनीता को 1 महीना बीत गया। घर के सभी लोग उसे बीनू कहकर के बुलाते थे। बिंदु उसे बीनू दीदी कहती थी। इस थोड़े से समय में बबलू ने तो सबका मन ही जीत लिया था। उसके आने से घर में जैसे नया उत्साह आ गया था। देखते देखते वह सबका प्यारा दुलारा हो गया था। इसके पीछे विनीता की शिक्षा थी। विनीता ने ही उसे सिखाया था कि वह बिंदु को आंटी कहकर के पुकारेगा, कैसे कैसी बातें करके उनका मन बहलाएगा। कभी ऐसी कोई बात नहीं कहेगा जिससे बिंदु के दिल को ठेस लगे। राय साहब भी बबलू की हरकतों से बड़े खुश थे। वह राय साहब को दादाजी कहता था और अधिक समय नहीं लगा जब वह अपने दादाजी के गले का हार बन गया। राय साहब को सुबह जगाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, किंतु बबलू बेधड़क उनके कमरे में घुस जाता था। उसके पीछे पीछे चाय की ट्रे लिए हुए भी शंभू काका होते थे। दादाजी सुबह हो गई है, बबलू धीरे से उनके कान के पास मुंह ले जा करके कहता। आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाया हूँ दादाजी। इस पर भी यदि राय साहब नहीं उठते तो वह उनके चेहरे पर प्यार का एक चुंबन जड़ देता और राय साहब कसमसाते हुए मुस्कुरा पड़ते और लेटे लेटे ही उनका हाथ पलंग के पास की छोटी सी टेबल की ओर बढ़ जाता। लेकिन इससे पहले कि उनका चश्मा बबलू के हाथ में होता, धीरे से वह चश्मा उनकी नाक पर रख देता। बेड टी लेने के बाद वे नित्य क्रिया से निपटने चले जाते। कपड़े वगैरह बदल करके हाथ में छड़ी लेकर के जब वे टहलने के लिए तैयार होते तो प्लास्टिक की टोकरी लिए बबलू तैयार मिलता। कहता, देखिए दादाजी, मैं आपसे पहले ही तैयार हो गया हूँ। इससे पहले सुबह उठ करके टहलने जाने का उनका नियम नहीं था। यह नियम तो बबलू के आने के बाद उन्होंने बनाया था। रोज सुबह वे बबलू के साथ दूर तक टहलते हुए निकल जाते थे। बस दादाजी, मैं थक गया हूँ, बबलू कहता तो वे करीब के ही किसी पार्क में जाकर के बैठते। फिर छोटे मोटे किस्से, चुटकुल्ले और पहेलियों का दौर चलता। राय साहब उसे पंचतंत्र की कहानियां सुनाते तो वह बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनता। उन कहानियों से उसे शिक्षा भी मिलती थी। जब बबलू बोर हो जाता तो राय साहब के साथ सब्जी की दुकान पर जाता। प्लास्टिक की टोकरी में सब्जियां भरी जाती। सब्जी खुद खरीद करके लाने की आदत राय साहब को पहले भी थी, किंतु तब वे कार पर आते थे। पैदल चलने के कारण वे सारे दिन अपने भीतर एक ताजगी महसूस करते थे। इसके लिए वे मन ही मन बबलू का शुक्रिया अदा करते थे। राय साहब सब्जी की दुकान पर ही प्लास्टिक की टोकरी छोड़ देते थे। बाद में शंभू आकर के ले जाता था। राय साहब 10 बजे अपने ऑफिस चले जाते थे और बबलू बिंदु आंटी की सेवा में लग जाता। वह आंटी से सितार सुनता था। विनीता बड़बड़ाती रहती थी, जरा सा तो है, पर ऐसे आंखें बंद करके ऐसे सुनता है जैसे संगीत का बहुत बड़ा ज्ञानी हो। मम्मी, मैं आंटी को सितार बजाना सीखूं। बिंदु उसे सचमुच ही सितार सिखाने लगी। तार को झंकृत करने में बबलू को अजीब सी खुशी होती थी। वह तो इतना छोटा था कि सरगम भी नहीं समझता था, फिर भी झंकार का जाने कैसा आनंद आता था उसे। बिंदु को एक सच्ची सखी के रूप में विनीता मिल गई थी। हर घड़ी परछाई की विनीता उसके पास रहती थी। उसकी हर सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखती थी। कार पर बिठा करके उसे घुमाने के लिए ले जाती थी। शॉपिंग विनीता करती थी, सलाह बिंदु देती थी, क्योंकि वह देख नहीं सकती थी। बिंदु सुंदर थी बहुत। पहना करके
करके वह अपने हाथों से श्रृंगार करती थी। पहली बार जब वह श्रृंगार करने बैठी थी तो अजीब समस्या उत्पन्न हो गई थी। बिंदु विवाहित थी, उसके माथे पर बिंदिया लगा करके मांग में सिंदूर भरना था। सिंदूर दान की तरफ हाथ बढ़ाते समय उसका हाथ कांप गया था। वह लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली थी, बिंदु क्या हुआ बीनू दीदी, क्या हुआ? मैं विधवा हूँ। बिंदु तुम्हारे माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर कैसे भर सकती हूँ? कैसी पागलपन की बातें करती हो दीदी, तुम मुझसे बड़ी हो, पूज्य हो, मेरे लिए जानती हूँ जो शरीर हर घड़ी मुझे आशीर्वाद देता है उससे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता है। जिस हाथ से तुम मुझे आशीर्वाद दे सकती हो दीदी, उसी हाथ से तुम मेरी मांग में सिंदूर क्यों नहीं भर सकती हो? मेरे माथे पर बिंदिया क्यों नहीं लगा सकती हो? डर लगता है बिंदु, समाज में जब किसी बात पर रोक लगती है तो उसके पीछे कुछ होता है। बिंदु खिलखिला करके हंस पड़ी, मुझे डरा रही हो? दीदी मेरी मांग के सिंदूर और माथे की बिंदिया की रक्षा तुम्हारा आशीर्वाद ही करेगा। आज से रोज ही मेरी मांग तुम भरोगी दीदी। तब विनीता ने कांपते हाथों उसकी मांग पूर दी थी। यह क्रम फिर रोज ही चलने लगा था। विनीता ही उसका श्रृंगार करती थी। एक दिन यूं ही बिंदु ने टटोलने वाले अंदाज में विनीता के चेहरे पर हाथ फिराया था। फिर बोली, बीनू दीदी मेरी आंखें नहीं हैं, पर मैं दावे से कह सकती हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो। पगली कहीं की, विनीता ने कहा, मेरे सुंदर या कुरूप होने से क्या फर्क पड़ता है बिंदु? जिस सुंदरता को सराहने वाला ना हो उसे कौन पूछता है? सच तो यह है कि सुंदर तू है। मैं तो ईश्वर से रोज प्रार्थना करती हूँ कि भगवान तेरी यह सुंदरता हमेशा कायम रखे। बिंदु का चेहरा तब खिल उठा था। एक दोपहर को बबलू बिंदु से जिद करने लगा, कोई कहानी सुनाओ। बिंदु ने कहा, दिन में कहानी सुनाने से मामा खो जाता है। बिंदु की इस बात पर बबलू बड़ी जोर से हंसा। उसके हंसने की आवाज सुन करके बिंदु बोली, अरे यह क्या हुआ तुझे? पूरी तरह हंस लेने के बाद बबलू बोला, मुझे इसलिए हंसी आ रही है आंटी कि तुमने नाप कर झूठ नहीं बोला। क्या झूठ भी नाप करके बोला जाता है पगले? सुबह दादाजी ने एक चुटकुल्ला सुनाया था। अच्छा तो वह चुटकुल्ला मुझे भी सुनाओ। बात यह है आंटी कि एक आदमी झूठ बहुत बोलता था। कई बार वह इतना भारी झूठ बोल जाता कि लोग उसका मजाक बना देते थे। तब उसने अपने एक साथी से कहा, देखो भाई मैं जरा आदत से लाचार हूँ। जब भी मैं कोई लंबा झूठ बोल जाया करूं तो तुम धीरे से चुटकी काट करके इशारा कर दिया करो, बस मैं बात संभाल लूंगा। एक दिन वह झूठा इस तरह लोगों से बोला, क्या बताऊं यार, एक बार मैंने एक शेर सिर्फ एक गोली से मार दिया। जब वह धड़ाम से गिरा तो पूरा जंगल ही हिल गया। पूरा 1 मील लंबा शेर था। लोग हैरत में झूठे को उस झूठे का मुंह देखने लगे। दोस्त ने धीरे से चुटकी भरी तो झूठे ने बात संभाली। उसी वक्त कुछ गांव वाले आ गए तो उन्होंने कहा, 1 मील तो नहीं पर 1 फलांग लंबा जरूर होगा। इस पर दोस्त ने फिर चुटकी भरी तो झूठे ने कहा। फिर उन लोगों ने शेर की अच्छी तरह देख करके कहा, इसकी लंबाई 100 गज तो जरूर होगी। दोस्त ने फिर चुटकी भरी तो झूठे ने बात संभालते हुए कहा, जब फैसला नहीं हुआ तो फिर टेप मंगा करके शेर की नाप की गई तो वह 50 गज का निकला। इस पर उसके दोस्त ने फिर चुटकी भरी तो झूठा बुरी तरह झुंझला करके बौखलाते हुए बोला, अब क्या चुटकी भरता है यार, अब तो कोई गुंजाइश नहीं रही, अब तो इंची टेप से उसको नाप हो गई है। अपनी बात कह करके बबलू ताली मार के हंसा। दादाजी का चुटकुल्ला उसने ज्यों का त्यों सुना दिया था। बिंदु ने कहा, लेकिन मैं झूठ कहाँ बोली, यह सच है कि दिन में कहानी सुनाने में मामा खो जाता है, पर दादाजी तो मुझको रोज सुनाते हैं, इसलिए तो उनके मामा का कुछ पता नहीं है। छोड़ो आंटी, अपना मामा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि खो जाए, वह तो भारी भीड़ में भी दूर से नजर आ जाएगा। किसकी बात कर रहा है तू? अपना तो एक ही मामा है आंटी, पठान मामा। उसकी बात पर बिंदु भी खिलखिला करके हंस पड़ी। कभी कभी बबलू की बैठक पठान के पास भी होती थी। प्यार करते वक्त मामा की दाढ़ी उसे बहुत अखर जाती थी। एक दिन उसका मामा जब गेट के किनारे स्टूल पर बैठे बैठे ही कंघी कर रहा था, उसे शरारत सूझ गई। लान पर घास काटने वाली कैंची पड़ी हुई थी। उसी कैंची से जब वह दाढ़ी कतरने लगा तो पठान की आंख
खुल गई। कैंची फेंक करके बबलू भाग खड़ा हुआ था। पठान ने जब हंसते हंसते यह बात विनीता को बताई तो वह भी मुस्कुरा पड़ी। उसने कहा, हमारे यहाँ भांजे को अधिकार होता है कि वह मामा को खूब परेशान करे। फिर कोई बात नहीं बहन, अब तो वो हमारा दाढ़ी कतर भी देगा तब भी हम कुछ नहीं बोलेगा। बबलू की इस शरारत से विनीता को ख्याल आया कि अब उसे स्कूल भेजने की बात राय साहब के सामने उठानी चाहिए। वह यह भी समझ गई थी कि राय साहब का मन बबलू में ही उलझा रहता है। उनकी बात और व्यवहार से वो जाना था उसने कि बबलू उनकी जिंदगी के लिए एक नया सहारा बन गया है। वे मजबूर थे कि बबलू को वापिस नहीं ले जा सकते थे, फिर भी एकाध बार वे फोन पर बबलू के बारे में पूछ ही लेते थे कि क्या कर रहा है। यदि बबलू फोन के पास होता तो वे उससे बात भी करते थे। उस समय विनीता के मन को बड़ी शांति मिलती थी। उन दोनों में बड़ी अजीब अजीब बातें होती थी। हेलो बबलू, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दादाजी, मक्खी मार रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं दादाजी? मैं तो मिल के ऑफिस से बोल रहा हूँ बेटा। अजी दादाजी, गोली मारिए मिल को, आपके बिना तो मेरा यहाँ मन ही नहीं लग रहा है। आ जाइए, गोली खेलेंगे मामा जी से कह करके मैंने बहुत बढ़िया गुल्ली डंडा बनवाया है। देखिए दादाजी, आपने फुटबॉल लाने के लिए कहा था, उसे भी नहीं लाए हैं। जरूर ला दूंगा, और टॉफियां तथा चॉकलेट भी। अच्छा बेटा, और च्युइंगम भी, उसके भी ढेर सारे पैकेट लाऊंगा। बबलू के कारण शाम से ही कोठी का लान गुलजार रहने लगा था। गेट पर खड़ा पठान मामा बबलू के कारनामे देख देख करके ओंठों ही ओंठों में मुस्कुराता रहता था। ऑफिस से लौटने के बाद राय साहब का सारा वक्त बबलू के पास ही गुजरता था। उनकी जेबों में टॉफियां और चॉकलेट भरे होते थे। उनके हाथों में बबलू की फरमाइश होती थी। पठान मामा कभी कभी राय साहब की हरकतों पर चौंक पड़ते थे। जब वह देखता था कि राय साहब बूढ़े होने के बावजूद बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करने लगे हैं। उसके साथ कैरम खेलने बैठते तो बेईमानी करने से भी नहीं चूकते थे, और अक्सर बबलू उनकी बेईमानी पकड़ ही लेता था। उस दिन दोनों लान पर ही गुल्ली डंडा खेल रहे थे। पठान गेट पर चौकस खड़ा था। राय साहब ने गुल्ली फेंकी तो बबलू ने उस पर डंडा बजाया। गुल्ली जैसे ही उछली, उसने डंडे को भरपूर वार किया। वह वार इतना सटीक बैठा कि गुल्ली सीधे पठान की पीठ से जा टकराई। पठान तो एकदम चिल्बिला उठा, ओ ए शैतान का बच्चा, हम अभी तुमको ठीक करता है। पीठ को सहलाते हुए पठान बबलू की तरफ लपका, लेकिन राय साहब को देख करके ठिठक गया। पलट करके वह फिर गेट के पास चला गया। राय साहब का चेहरा कुछ कातर हो गया था। उनकी नजरें बबलू के चेहरे पर टिक गई। बोले, तुम डरो नहीं, मैं अभी गुल्ली लेकर के आता हूँ। गुल्ली पठान के पास ही पड़ी हुई थी। नहीं दादाजी, मैं लाता हूँ, बबलू ने कहा, और दौड़ करके जब वह पठान के पास पहुंचा तो पठान ने गुल्ली उठा करके उसकी ओर बढ़ाई। बबलू ने गुल्ली की तरफ नहीं देखा, वह पठान के चेहरे को देखता रहा। फिर बोला, मामा जी, तुम हमसे सचमुच नाराज हो। आदिम अपने मालिक से कभी खफा नहीं होता है, लेकिन एक मामा अपने भांजे पर गुस्सा कर सकता है, बबलू ने कहा, और गुल्ली झपट ली। और फिर उसने गुल्ली और डंडे को बड़ी तेजी के साथ सड़क पर फेंक दिया। पठान का चेहरा खिल उठा। उसने देखा बबलू की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। राय साहब भी उसके पास पहुंच गए थे। वह राय साहब की ओर मुड़ करके बोला, दादाजी, हम ऐसा खेल कभी नहीं खेलेंगे जिससे किसी को तकलीफ हो। गुल्ली मामा की आंख में लग जाती तो हम मम्मी को क्या जवाब देते? मम्मी मुझे कभी माफ नहीं करती। आगे बढ़ करके वह राय साहब झुके और बबलू को चूम करके छाती से लगाया और उसी तरह उठा लिया। फिर बोले, इतनी छोटी उम्र में तू ऐसी बातें करना कैसे सीख गया बबलू? तू एक दिन सचमुच बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पठान, मेरे बेटे को माफ कर दो। राय साहब ने देखा पठान अपने आंसू पोंछ रहे थे। वह अपनी पीठ के दर्द को भूल गया था। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और भरे गले से बोला, अल्लाह ताला हमारा उम्र भी इस बच्चे को लगा देना। पाक परवरदिगार, बबलू इस घर की खुशी है। यह खुशी रहती है दुनिया तक कायम रखना मेरे मालिक। राय साहब ने यह घटना विनीता और बिंदु को भी सुनाई थी। सुन करके बिंदु ने उसकी प्रशंसा की
किंतु विनीता ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाली और आंखों में ममता की चमक आ गई थी। और एक दिन पता नहीं विनीता को बबलू पर क्यों इतना गुस्सा आ गया। उस समय बबलू राय साहब की पीठ पर सवार था। लाखों की संपदा का मालिक एक बच्चे के सामने घोड़ा बना हुआ था और हाथ में चाबुक लिए बबलू कह रहा था, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। बदतमीज, यह क्या करता है? विनीता ने उसकी बाह थाम करके राय साहब की पीठ से खींच लिया और उसके गालों पर तड़ातड़ कई तमाचे जड़ दिए। फिर बोली, तू अपनी हैसियत ही भूल गया बबलू। तुझे यह नहीं पता, तुझे यह भी नहीं पता कि तू किसकी पीठ पर बैठा है। यह भी हाथ में चाबुक लेकर के किसी की दया का इस तरह फायदा उठाया जाता है बेटा। मम्मी, बबलू के हाथ से चाबुक छूट गई और वह सिसक सिसक करके रोने लगा। मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, वह तो दादाजी। राय साहब उठ करके खड़े हो गए थे। अचानक ही गुस्से से भर उठे, बड़े तेज स्वर में बोले थे, तुम कौन होती हो दादा नाती के बीच में बोलने वाली? हमारे खेल में इस तरह दखल देना। उठी हुई आवाज गिरती गई और ये वाक्य भी पूरा नहीं कर सके। उनके विवेक को अचानक ही एक गहरा झटका लगा। वे संभल गए। उन्हें जैसे याद आ गया था कि बबलू पर उनका कोई अधिकार नहीं है। एक अजीब सा ढीलापन उनके शरीर में आ गया। थोड़ी देर पहले जो चेहरा खिल करके मुस्कुरा रहा था मुरझा गया। सुनहरे फ्रेम के चश्मे को उन्हें उतारना पड़ा क्योंकि दिल की पीड़ा आंसू बन करके आंखों में आ गई थी। वहां आंसू चमकने लगे थे। सहसा विनीता को लगा जैसे उससे कोई भूल हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो। उसकी हरकत से राय साहब दुखी हो उठे। अपने आप को संभालते हुए वह बोली, इसे आपका आदर करना चाहिए। देखो कितना बिगड़ गया है जो आपकी पीठ पर। राय साहब ने ओंठों पर एक झूठी मुस्कान लानी चाहिए किंतु दिल के दर्द पर काबू नहीं पा सके। रूंधे गले से बोले, मैं आदर का भूखा नहीं हूँ, वह तो मुझे कदम कदम पर मिलता है। जहाँ भी हूँ लोग आदर से मेरे सामने बिछ जाते हैं। मुझे आदर नहीं, प्यार चाहिए, धुली निर्दोष ममता चाहिए, ऐसी किलकारी चाहिए जो मन को हरा भरा कर दे, तन की सारी थकान दूर कर दे। बीनू, मैं तो भूल ही गया था कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम्हारे व्यवहार ने यह प्रमाणित कर दिया कि बबलू मेरा नाती नहीं है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है कि घोड़ा बन करके उसे अपनी पीठ पर बिठा सकूं। इतना कह करके राय साहब बच्चों की तरह सिसक पड़े। विनीता को तो जैसे काट मार गया। भौचक्की सी वह राय साहब को देखती रह गई। राय साहब को बहुत दिनों बाद रोना आया था। वे अच्छी तरह रो करके अपना दिल हल्का कर लेना चाहते थे। उनकी यह पीड़ा विनीता से देखी ना गई। अनजाने में ही उसने राय साहब की बहुत ही दुखती रंग पर उंगली रख दी थी। उसका हृदय ही नहीं पूरा शरीर कांप रहा था। वह किसी की ममता का अनादर कर दी थी। उसका अपराध उसकी अपनी ही नजरों में अक्षम्य था। वह अपने को संभाल नहीं सकी और राय साहब के कदमों से लिपट गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जो भी चाहे सजा दे लीजिए, लेकिन बबलू को पराया ना समझें, वह आपका है। उठो बेटी। राय साहब ने विनीता को उठाया और वे वहां से चले गए थे। विनीता ने तब बबलू को उठा करके छाती से लगा लिया था। पठान भी धीरे से वहां से चला गया था। उसने कहा, खुदा के वास्ते यह अच्छा नहीं हुआ बहन। राय साहब का दिल टूट गया। तुमको नहीं मालूम इतनी दौलत का मालिक मुकद्दर का कितना खोटा है। तकदीर ने उसे बेटा नहीं दिया, बेटी दी उसने। दिल पर पत्थर रख लिया, सोचा बेटी का तो बेटा होगा, पर उसका भी उम्मीद नहीं। बिंदु बेटी मां नहीं बन सकता। क्या? विनीता ने चौंक करके पठान की ओर देखा। वह कुछ और पूछती किंतु पठान गेट की तरफ बढ़ गया था। विनीता सोच में पड़ गई थी। बिंदु का एक दुर्भाग्य तो यही था कि वह अंधी हो गई थी। उसका दूसरा दुर्भाग्य यह भी था कि वह मां नहीं बन सकती थी। लेकिन क्यों? यह एक सवाल था जो बार बार उसके मन में उठ करके उसे आलोकित कर रहा था। उसे बिंदु से पूरी सहानुभूति थी। इसी
कारण उसका मन भी दुखी हो गया था और कारण के बारे में वह किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। राय साहब से वह पूछ नहीं सकती थी और बिंदु से पूछने का साहस उसमें नहीं था। पठान से पूछने का उसे मौका नहीं मिला था। यह बात किसी तरह भी उसकी समझ में नहीं आ रही थी। बिंदु माँ क्यों नहीं बन सकती? शारीरिक दृष्टि से बिंदु स्वस्थ भी है, सिर्फ उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी और आंखों का संबंध नारी की कोख से नहीं होता। उसकी नजरों में बिंदु बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों को देख करके कोई नहीं कह सकता था कि उनमें रोशनी नहीं है। वह केवल अपना आंखों से लाचार थी और इसी कारण उसके लिए सारी दुनिया अंधेरी हो गई थी। वह सुहागन थी और एक मन में पति के लिए जो चाव होता है वह बिंदु में था। कभी कभी वह इसी बात से दुखी हो जाती थी कि वह अपने पति की कोई सेवा नहीं कर सकती है, उल्टे उसके देवता को ही उसकी सेवा करनी पड़ती थी। बिंदु अपने पति का नाम नहीं लेती थी। जब भी उसका जिक्र करती थी तो उसे देवता का संबोधन देती थी। हाँ हाँ, उसे वह देवता कहती और मानती थी। जिसे उसने देखा नहीं था वह अपने देवता के रूप की नहीं, उसके गुणों की प्रशंसा करती थी। बताती रहती थी कि उनके बोलने का ढंग कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। उसका देवता तो उसके रूप की प्रशंसा करते करते नहीं थकता है। दिन विनीता के छेड़ने पर बिंदु उसे अपनी सुहाग रात की कहानी सुनाने लगी थी। उस रात उन दोनों में से कोई नहीं सोया था। बिंदु कहती रही, क्या बताऊं बीनू दीदी, मुझे तो खूब सजा करके सुहाग की सेज पर बैठा दिया गया था। सेज पर बिखरे हुए फूल अपनी मीठी मीठी गंध बिखेर रहे थे। आंखों से तो मैं देख नहीं सकती थी, किंतु उनके आने की आहट सुन सकती थी। मैं बता नहीं सकती कि उस आहट को सुनने के लिए मेरे कान कितने बेचैन थे, मेरे दिल में कितना उत्साह था। कल्पनाओं का सहारा लेकर के मैं क्या क्या सोच रही थी। मैं इंतजार करती रही। कानों ने जब किसी आहट को सुना तो मैं चौंक गई। अपने कपड़ों को संभालने का नाटक करती हुई हड़बड़ा गई। मेरा दिल धड़कने लगा और पूरे शरीर में एक अजीब सी कंपकपी दौड़ गई। उसी हड़बड़ाहट में मैं सेज से उतर करके खड़ी हो गई। वह आहट जब मेरे बिल्कुल नजदीक आकर के रुक गई तब तो जैसे मेरी सांसें ही रुक गई। मेरे गालों पर मेरे देवता की सांसें टकराई तो मन में जाने कैसे कैसे गुलाब खिलने लगे। मैं कल्पना कर रही थी कि ये मेरा चेहरा बिल्कुल करीब से देख रहे हैं। फिर उनके ओंठ फुसफुसाए, ओह बिंदु तुम कितनी सुंदर हो। इतना कह करके उन्होंने मुझे अपनी मजबूत बाहों में समेट लिया और मेरे चेहरे पर प्यार भरा चुंबन जड़ने लगे। बाद में उसी तरह बाहों में उठाए उठाए ही उन्होंने मुझे सेज पर लिटा दिया। मैं नहीं कह सकती कि मारे लाज के मेरा चेहरा कितना सुर्ख हो गया था। अपने दिल की खुशी पर मैंने किस तरह से काबू पाया होगा। ये मेरे बिल्कुल ही पास लेटे थे और अपनी दोनों हथेलियों में मेरा चेहरा लेकर के पता नहीं किस दुनिया में खो गए थे। फिर उन्होंने कहा था, मुझे पा करके तुम दुखी तो नहीं हो बिंदु। कहते कहते बिंदु खिलखिला करके हंस पड़ी। फिर गंभीर हो करके सोचने लगी थी कि इससे आगे उसे कुछ भी बताना चाहिए या नहीं। फिर क्या हुआ बिंदु? विनीता बोल पड़ी। फिर बिंदु बोली तो लाज से मर गई थी बीनू दीदी। आंखों में रोशनी नहीं थी। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि कमरे में उजाला है या अंधेरा। सुनो, मैं बोली, रोशनी तो बंद कर दो। एक खट सा हुआ और मैंने मान लिया कि कमरे में अंधेरा हो गया है। बस बीनू दीदी, इसके बाद सिर्फ यही कहना है कि हम लोग सारी रात सोए नहीं। वे कभी मेरा गीत सुनते, कभी मुझे बीड़ा बजाने के लिए कहते। गीत संगीत ने तो मेरी सुहाग रात को और भी उल्लासमय बना दिया था। मन के कपोत को पंख मिल गए थे और मैं तो पता नहीं किस दुनिया में उड़ी जा रही। और विनीता का दिल कपोट उठा, उसे अपनी सुहाग रात याद आ गई थी। बिंदु से ही विनीता को मालूम हुआ कि उसका पति IAS अफसर के रूप में सेलेक्ट हो चुका है। इस समय वह अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा है। केवल गिने चुने दिनों की बात है।
पापा जी कोशिश करके उनकी नियुक्ति महानगर में ही करा देंगे। इस थोड़े से समय की जुदाई तो किसी न किसी तरह बर्दाश्त करनी ही होगी। बिंदु अपने पति को देवता का संबोधन देती है, इसलिए वह आईएएस अफसर का नाम नहीं जान सकी। राय साहब अपने दामाद के बारे में कोई बातचीत नहीं करते थे, उनसे भी कुछ मालूम नहीं हुआ। घर में बिंदु के पति का चित्र भी उसे कहीं नजर नहीं आया था। शायद इसका कारण यही था कि बिंदु अंधी थी। चित्र लगाने का चाव किसे नहीं होता है। उसे आश्चर्य था कि राय साहब अपने दामाद की कभी कोई बात नहीं करते। बिंदु के देवता को आईएएस अफसर बनने की क्या आवश्यकता थी? आखिर राय साहब के मील और उनकी चल अचल संपत्ति की देखभाल कौन करेगा? बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती हैं। विनीता यही सोच करके टाल जाती थी, किंतु जब उसे यह पता चला कि बिंदु मां नहीं बन सकती तो जाने क्यों उसका मन उद्वेलित हो गया। वह सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गई। उसे लगा कि किसी और से शायद उसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त ना हो सके। यह भी संभव है कि इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए कोई तैयार ना हो। पठान भाई पूरी बात बताए बगैर क्यों टाल गया? जब उसके मुंह से इतना कुछ निकल गया था तो वह बहुत कुछ बता सकता था। उसे किसी से पूछने की जरूरत ही क्या है? उसे सही जानकारी तो बिंदु से ही मिल सकती है। उससे बिंदु को इतनी ममता हो गई है कि मौका आने पर वह कुछ भी छिपा नहीं पाएगी। राय साहब की पीड़ा को वह भली प्रकार समझती थी। सचमुच उससे उनके दिल को दुखाने का अपराध हो गया था। भगवान ने उन्हें पुत्र नहीं दिया था, बेटी को देख करके ही धीरज कर लिया था। उन्होंने यही सोच कर कि उनकी संपत्ति का वारिस उनका नाती बनेगा। यह संभावना भी नहीं रही तो उनका दिल जरूर टूट गया होगा। अपने टूटे दिल का नाता उन्होंने बबलू से जोड़ा तो विनीता ही बांधा बन गई। वह बुरी तरह पश्चाताप करती रही कि उसने ऐसा क्यों किया। बबलू यदि उनकी पीठ पर बैठा था तो उसे पीटने की जरूरत क्या थी? उस दिन के बाद उसने बबलू को बहुत समझाया था। उसने स्वयं कई बार राय साहब से क्षमा मांगी थी। राय साहब ने उसे माफ कर दिया था। तब उसने बबलू को स्कूल में डालने की बात की थी। राय साहब ने उसे स्वयं ले जाकर के स्कूल में दाखिला करा दिया था। हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम बड़ा सुहावना हो गया था। बिंदु ने कहा, चलो दीदी कहीं घूमने चला जाए, बाहर की हवा का आनंद ही कुछ और होता है। चलो बिंदु, मैं तैयार हूँ। कहाँ चलोगी? अकबर गार्डन। ठीक है, मैं सोफर से कार निकालने के लिए कहती हूँ। उसी समय वहाँ बबलू आ गया। उसने बात सुन ली थी। बिंदु का हाथ पकड़ करके बोला, मैं भी चलूंगा आंटी। नहीं, विनीता ने उसे डांट दिया, तू नहीं जाएगा। अभी थोड़ी देर में ही राय साहब के आने का समय हो रहा है। तू जानता है कि तेरे बिना वे रह नहीं सकते। फिर ठीक है, बबलू बोला, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे दादाजी का तो ख्याल ही नहीं था। विनीता चली गई। उसने सोफर को बुला करके आदेश दिया। बिंदु को साथ लेकर के वह कार में आई। कार ने उन्हें अकबर गार्डन पहुंचा दिया। विनीता का हाथ थामे बिंदु आगे बढ़ गई। खुले वातावरण में हवा काफी तेज थी। बिंदु के कपड़े ही नहीं, उसके बाल भी हवा में लहरा रहे थे। उसके भीतर एक अजीब सी मस्ती पैदा हो रही थी। दिल चाह रहा था कि खुली हवा में बाहें फैला करके वह जी भर के नाचे। विनीता ने उसे ले जाकर के एक बेंच पर बिठा दिया था। यहाँ बिल्कुल एकांत था। बेंच के चारों ओर गुलाब के फूलों की क्यारियां थी। फूल खिले हुए थे। उनकी मीठी मीठी गंध बिंदु को मिली तो बोली, लगता है चारों ओर गुलाब खिले हुए हैं। हाँ बिंदु, विनीता बोली। तो दीदी एक ताजा फूल तोड़ करके मुझे भी दे दो ना। अभी देती हूँ। विनीता एक क्यारी की तरफ बढ़ गई। उसने तेजी से एक फूल तोड़ना चाहा और उई कह करके रह गई। क्या हुआ दीदी? बिंदु बोली। कुछ नहीं, एक कांटा चुभ गया। विनीता ने फूल ला करके बिंदु को दे दिया और अपनी एक उंगली सहलाती रह गई। बिंदु ने कहा, कांटा निकल गया दीदी? हाँ बिंदु, एक बात पूछूं दीदी? पूछो। ये फूल के साथ कांटे क्यों होते हैं? इसलिए कि सुख के साथ दुख भी होते हैं बिंदु, दिन के साथ रात भी होते हैं और धूप के साथ छांव भी होती है। हाँ दीदी, तुम ठीक कहती हो। विनीता उसके बिल्कुल पास बैठ गई। बोली, लाओ बिंदु, ये फूल तुम्हारी चोटी में लगा देते हैं। बिंदु से फूल लेकर के विनीता उसकी चोटी में लगाने लगी। तभी उसे याद आया, एक दिन
दिन बिल्कुल ऐसा ही वातावरण था जब विनोद के प्यार को उसने स्वीकार किया था। उस दिन विनोद ने भी उसकी चोटी में ऐसे ही फूल लगाया था। उस समय वह समझ ना सकी विनोद का प्यार एक दिन उसके लिए इतना खोटा साबित होगा। उसके प्यार के बदले में उसे बेवफाई मिलेगी। ये मेरी चोटी में फूल लगाते लगाते तुम कहाँ खो गई? लगता है जैसे तुम्हें कोई पुरानी घटना याद आ गई हो। विनीता ने अपना हाथ खींच लिया। उसके विवेक को एक झटका सा लगा। यह किसके बारे में सोच रही है? एक विधवा को ऐसी बातें सोचने का अधिकार ही नहीं है। बोलो ना दीदी, तुम चुप क्यों हो? सच बताओ बिंदु, विनीता ने बात को नया रुख देते हुए कहा। जब से मुझे एक बात मालूम हुई है, मेरा सारा चैन छिन गया है। बात भी पूरी तरह मुझ पर प्रकट नहीं हुई है। सोचती हूँ तुमसे पूछूं, पर इस एकांत स्थान में भी पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। लगता है कहीं तुम्हारा मन दुखी ना हो जाए। दीदी क्या कहती हो तुम? अफसोस की बात है दीदी कि इतने दिनों में भी तुमने बिंदु को नहीं पहचाना। पूछो दीदी, तुमसे बिंदु कभी कुछ ना छिपाएगी। विनीता ने तब वह घटना सुनाई जब राय साहब रो पड़े थे। उन्होंने क्या कहा था सुन करके बिंदु सचमुच ही गंभीर हो गई। फिर बोली, दीदी यह मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। अगर उस देवता के मन में पश्चाताप की भावना ना जागती तो कहते कहते बिंदु 2 पल के लिए रुकी, कुछ सोचती रही और बोली, कॉलेज की जिंदगी और चारों ओर खुशियां हुई खुशियां, हर घड़ी उत्साह और कहकहा से सहेलियों के साथ पिकनिक के प्रोग्राम। राय साहब की बेटी जिसे क्या कुछ नहीं हासिल था, जिस भी पार्टी में जाती स्वागत ही स्वागत होता था। लोग पलकें बिछा देते थे। युवकों में मेरे रूप की चर्चा होती थी। करोड़पति सेठ दुर्गादास को आज कौन नहीं जानता है, लेकिन उनके बीते हुए कल में उनके पास कुछ नहीं था। राय साहब ने उनकी बड़ी मदद की थी। दौड़ धूप करके उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस दुर्गादास को दिला दिया था। एक ऐसी एजेंसी की स्थापना कराई थी जो भारतीय कपड़ों को विदेशियों में सप्लाई करती थी। रेडीमेड कपड़ों की सप्लाई में सेठ दुर्गादास ने लाखों कमाए और उनका शुमार सेठों में हो गया था। वे अक्सर कहा करते थे, मेरा रुआ रुआ राय साहब का कर्जदार है। मैं उनके एहसानों तले कुछ इस कदर दब गया हूं कि जिंदगी भर सिर नहीं उठा सकता। उनकी एक आवाज पर अपनी जान दे सकता हूं। उनकी कृतज्ञता ज्ञापन ने राय साहब को भी प्रभावित कर लिया था। उनके भीतर दोस्ती का जो जज्बा था वह बलवान होता चला गया था। सेठ दुर्गादास का पुत्र सतीश मेरे से 4 वर्ष बड़ा था। एक पार्टी में उससे मेरी भेंट हो गई थी। अपने रंग ढंग और व्यवहार से वह पूरी पार्टी पर छाया हुआ था। मैं भी उसकी बातों से प्रभावित हो गई थी। पता नहीं मुझे कैसे मालूम हो गया था कि मैं संगीत का शौकीन हूँ। उसने बड़े जोर शोर से मेहमानों के बीच मेरी प्रशंसा की और मुझे बीड़ा बजाने के लिए मजबूर कर दिया। जब मैंने बीड़ा बजाई तो उत्साह से भर करके उसने तालियां बजाई। उसका साथ सभी मेहमानों ने दिया। उसके किसी साथी ने उसके सामने गीत सुनाने का प्रस्ताव रखा। उसने झूम झूम करके गाने और उछल कूद मचाने में तो फिल्म अभिनेताओं को भी मात दे दिया था। पार्टी की अनेक लड़कियों की आंखों में मैंने उसके लिए एक लालच तैरते हुए पाया था और वह सिर्फ मेरे इर्द गिर्द ही मंडरा रहा है। इस बात ने मेरे भीतर एक अभिमान सा जगा दिया था। उस दिन के बाद मेरी उससे कई मुलाकातें हुई। वह जब भी मिलता कुछ इस प्रकार मेरी प्रशंसा करता कि मेरे भीतर एक अभिमान जाग जाता और मैं चाहती कि वह उसी प्रकार बोलता रहे, बातें करता रहे और मैं आंखें बंद किए सुनती रहूं। मित्रों, और आगे विनीता और बिंदु के साथ क्या हुआ कल सुनिए कहानी के अगले भाग यानी कि भाग 4 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।